आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। क्या सिर्फ एक अफवाह में इतनी ताकत हो सकती है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव हिला दे? जरा सोचिए, 11 मई 1857 जब बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से यही शब्द कहे थे। ये शब्द बताते हैं कि इस विद्रोह के पीछे की वजह कितनी गहरी, कितनी निजी और कितनी धार्मिक थी। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस पूरी आग को भड़काया, एक बंदूक का कारतूस। तो हुआ यूं कि अंग्रेजों ने अपनी फौज के लिए एक नई और ज्यादा ताकतवर राइफल निकाली, पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। अब देखिए, टेक्नोलॉजी तो बेहतर थी, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल भी आ गई। असल में इस राइफल को लोड करने का तरीका ही सारी समस्या की जड़ था। सिपाहियों को कारतूस को लोड करने से पहले उसे अपने दांतों से काटना पड़ता था, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। और फिर एक अफवाह जो जंगल की आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर सीधा हमला था। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। तो ये बात बहुत ज्यादा गंभीर थी। और इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। 29 मार्च को मंगल पांडे का हमला, फिर उनको फांसी, और फिर मेरठ में जब 85 सिपाहियों को सजा दी गई तो बस सिपाहियों का गुस्सा एक पूरे विद्रोह में तब्दील हो गया। लेकिन एक मिनट, ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असल में बारूद तो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। तो चलिए अब उन गहरी वजहों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियासी वजहों की। अंग्रेजों की जमीन हड़पने की जो नीतियां थीं, उनसे भारतीय राजा महाराजा बहुत नाराज थे। खास तौर पर लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपकत का सिद्धांत। इस नीति ने तो कई राज्यों को रातों रात ब्रिटिश राज में मिला दिया। तो ये व्यापगत का सिद्धांत था क्या? ये एक बहुत सीधी लेकिन बहुत ही खतरनाक पॉलिसी थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा इसी पॉलिसी का नतीजा था। फिर आता है आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने इतनी भारी भरकम टैक्स लगाए कि किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई। और उधर ब्रिटेन से जो मशीनों से बना सस्ता माल आता था, उसने भारत के छोटे छोटे कारीगरों, बुनकरों का काम धंधा चौपट कर दिया। हर तरफ बेरोजगारी और भुखमरी का आलम था। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक तनाव भी बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए, जैसे सती प्रथा को बंद करना, विधवा पुनर्विवाह को इजाजत देना। अब भले ही ये कदम अच्छे थे, लेकिन उस वक्त के लोगों को लगा कि अंग्रेज उनके रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। ऊपर से ये डर भी था कि ये लोग सबको जबरदस्ती ईसाई बना देंगे। और जब मेरठ में बगावत की आग भड़की तो ये दशकों का सारा गुस्सा, सारा असंतोष एक साथ लावा बनकर फूट पड़ा। देखते ही देखते ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। और ये अब सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं रह गया था। दिल्ली पर कब्जा हुआ, बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह ऐलान किया गया। और फिर तो कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरे गंगा के मैदानी इलाके में आम लोग भी इस लड़ाई में कूद पड़े। ये विद्रोह कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन नामों से लगा सकते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब थे, तो झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। हर इलाके में कोई न कोई लीडर खड़ा हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी बगावत के बावजूद आखिरकार इसे दबा दिया गया। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? ये विद्रोह नाकाम क्यों हुआ? देखिए, विद्रोहियों की कुछ बहुत बड़ी कमजोरियां थीं। पहली बात तो ये कि कोई एक बड़ा लीडर नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। फिर हथियार और पैसा भी अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम था। और सबसे जरूरी बात, अंग्रेजों को भगाने के अलावा आगे का कोई साफ प्लान किसी के पास नहीं था। और हाँ, ये विद्रोह पूरे भारत में भी नहीं फैला। दक्षिण भारत और पंजाब इससे काफी हद तक अछूते रहे। उस दौर के ये जो दस्तावेज मिलते हैं, ये भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि विद्रोहियों के पास एक पक्की रणनीति, एक कोऑर्डिनेटेड प्लान की बहुत कमी थी। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड थे। उनके पास बेहतर हथियार थे, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड था, और सबसे बड़ी चीज टेलीग्राफ।
टेलीग्राफ की वजह से वो अपनी फौजों को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे और आपस में तालमेल बना सकते थे। तो जब ये विद्रोह कुचल दिया गया तो इसने भारत में ब्रिटिश शासन का चेहरा ही बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और एक नए दौर की शुरुआत हुई जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं। यानी सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अब भारत पर कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं बल्कि सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। और जो गवर्नर जनरल होता था अब उसे वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे क्राउन को रिपोर्ट करता था। इसके नतीजे बहुत दूर तक गए। मुगल सल्तनत का तो हमेशा के लिए खात्मा हो गया। भारतीय फौज को फिर से बनाया गया, पर एक बहुत ही अहम चीज हुई। इस साझा लड़ाई ने भले ही नाकाम रही, पहली बार पूरे भारत के लोगों में एक होने का एहसास जगाया। यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद के बीज पड़े। ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हो सकता है कि ये विद्रोह अपने मकसद में फौरन कामयाब न हुआ हो, लेकिन इसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इसने वो जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इसे क्या कहा जाए? सिर्फ एक नाकाम सिपाही विद्रोह या फिर आज़ादी की पहली जंग? जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं, और ये एक ऐसी बहस है जो आज तक जारी है।